नमस्कार दोस्तों, बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी पिछले वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि क्या मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मल्टीबैगर बनेगा एंड क्या मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स हैं या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और मिलती रहें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बैंक के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है उसे देखते हैं। कैपिटल फर्स्ट बैंक 2018 में बना था। आईडीएफसी एंड कैपिटल फर्स्ट को मर्ज करके कैपिटल फर्स्ट बैंक बनाया गया था। इसके पीछे के कुछ कारण थे, उनमें से जो कुछ कारण है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहला ये कि आईडीएफसी के जो एनपीएस थे वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे। आईडीएफसी का जो मेन बिजनेस चल रहा था वो कॉर्पोरेट एंड फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही था एंड ये अपने आप को एक यूनिवर्सल बैंक या बहुत बड़े बैंक की तरह एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। वहीं कैपिटल फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि वो अपने बिजनेस को एक बड़े पैमाने पे कर सके। तो तब आईडीएफसी एंड कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुए ताकि उनमें जो फ्लॉज हैं वो सही हो सके एंड ये बैंक एक यूनिवर्सल बैंक की तरह फॉर्म हो सके। तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को इतना हाईली रेट किया जाता है या ये कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक बन के उभरेगा। या जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब से फॉर्म हुआ है तब से जो इम्प्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा रहा है और इन सब चीजों के पीछे जो मेन कारण है उनका नाम है मिस्टर वी वैद्यनाथन सर। रिटेल बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़े दिग्गज जिनकी अचीवमेंट्स ही उनकी सक्सेस को डिफाइन करती है। मिस्टर वी वैद्यनाथन सर ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में सिटी बैंक से किया था, जहां पे वो ऑटो लोन्स के हेड थे। वहां उन्होंने 2000 तक काम किया। 2000 में उन्होंने आईसीआईसी बैंक को ज्वाइन किया। आईसीआईसी बैंक जो उस समय पे एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। मिस्टर वी वैद्यनाथन ने ज्वाइन होने के बाद उस बैंक को बहुत इम्प्रूव किया। उस बैंक के ब्रांचेस को अराउंड 800 सिटीज में फैलाया। बैंक के लोन बुक को, रिटेल बुक को इम्प्रूव किया एंड मेजर रोल प्ले किया आईसीआईसी बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए। फिर उन्हें 2009 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का एमडी बना दिया गया। वहां उन्होंने 2010 में उसे रिजाइन किया एंड 2010 में उन्होंने एक कैपिटल फर्स्ट नाम के वेंचर में इन्वेस्ट किया और उसके जो मेजर स्टेक्स थे उसे एक्वायर कर लिया और उसे वो इम्प्रूव करते गए एंड 2018 में आईडीएफसी बैंक के साथ कैपिटल फर्स्ट को मर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनाया गया एंड जिसके एमडी हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन सर। तो चलिए अब इस बैंक के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट हैं। तो चलिए इन्हें और ध्यान से देखें। तो मेनली हम इनके इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्रॉस एनपीए एंड नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। तो पहले देखते हैं टोटल इनकम को। सितंबर 2019 में इनका इनकम था 4,454 करोड़। दिसंबर 2019 में ये हुआ 4,778 करोड़। मार्च 2020 में ये हुआ 4,553 करोड़। जून 2020 में 4,413 करोड़ एंड सितंबर 2020 में 4,081 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि मार्च के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, बट क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो ऐसी ही सिचुएशन हमें हर सेक्टर और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं इनका एक्सपेंडिचर। तो 2019 सितंबर में इनका टोटल एक्सपेंडिचर था 3,956 करोड़। दिसंबर 2019 में 4,400 करोड़। मार्च 2020 में 4,022 करोड़ एंड जून 2020 में 3,512 करोड़ एंड सितंबर 2020 में 3,728 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि मार्च के बाद जून के क्वार्टर तक इनका एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है एंड जून के बाद सितंबर के क्वार्टर तक धीरे से इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखते हैं इनके एनपीएस को। सितंबर 2019 में इनके एनपीएस थे 2.62%, दिसंबर 2019 में 2.83%, मार्च 2020 में 2.60, जून 2020 में 1.99 एंड सितंबर 2020 में 1.62। तो हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली दिसंबर के बाद से इनके एनपीएस कम होते जा रहे हैं, जो कि बैंक के लिए बहुत
अच्छा है। ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी अगर इनके एनपीएस डिक्रीज हो रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है इस बैंक के लिए। तो अब चलते हैं मेन थिंग की तरफ, वो है इनका नेट प्रॉफिट। तो सितंबर 2019 में इनका नेट प्रॉफिट था -676 करोड़। दिसंबर 2019 में इनका नेट प्रॉफिट था -1631 करोड़ एंड मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट था 76 करोड़, जून 2020 में 100 करोड़ एंड सितंबर 2020 में 109 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि मार्च से लगातार सितंबर के क्वार्टर तक ये प्रॉफिट पॉजिटिव्स में दे रहा है, जिससे पहले कि इनके प्रॉफिट्स नेगेटिव में थे। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 40% शेयर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 11.23% का शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 15.72% का शेयर है एंड पब्लिक के पास 33.06% के शेयर है। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर के जो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में रहे हैं उनका ट्रेंड कैसा रहा। तो हम देख सकते हैं सितंबर 2019 में इनके पास 16.36% के शेयर स्टेक थे, दिसंबर 2019 में 15.1% का स्टेक, मार्च 2020 में 13.56% का स्टेक एंड जून 2020 में 11.31 का स्टेक एंड सितंबर 2020 में 11.23% का स्टेक। तो हम देख सकते हैं कि सितंबर 2019 से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टेक कॉन्स्टेंटली हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें डिक्रीज दिखते जा रहा है। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास जो इनके स्टेक रहे हैं उसका ट्रेंड कैसा रहा। सितंबर 2019 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 9.45% का स्टेक रहा, दिसंबर 2019 में 9.78, मार्च 2020 में 9.85, जून 2020 में 15.86 एंड सितंबर 2020 में 15.72। तो हम देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टेंटली इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किए जा रही हैं। अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2019 और सितंबर 2020 तक, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक अराउंड 6% से ज़्यादा तक इंक्रीज किया है, जो कि इस बैंक के लिए एक अच्छी सिचुएशन है क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस बैंक पे भरोसा कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए वो अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं उनका ट्रेंड कैसा रहा। सितंबर 2019 में पब्लिक के पास इस कंपनी के 34.19% शेयर थे, दिसंबर 2019 में 35.12%, मार्च 2020 में 36.59%, जून 2020 में 32.82% एंड सितंबर 2020 में 33.06%। तो हम देख सकते हैं कि मार्च के बाद ये डिक्रीज हो रहे हैं, बट जो पब्लिक के पास स्टेक है वो एक रेंज में कहीं 32 और 36-7 के बीच में रह रहा है। ये भी इस बैंक के लिए एक अच्छा साइन है कि पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि रेटिंग एजेंसीज ने इस बैंक को कैसी रेटिंग्स दी हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इनकी टायर 2 बॉन्ड्स हैं उनकी रेटिंग AA एंड AA+ है, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं वो AA एंड AA+ हैं, जो इनके फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं वो AAA रेटिंग पे हैं, जो इनके बैंक लोन्स हैं वो AA एंड AA+ रेटिंग से हैं। तो जो पूरा आउटलुक है वो स्टेबल है, लेकिन एक रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स उन्होंने इसका आउटलुक नेगेटिव दे रखा है और जो इनके डिपॉजिट्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए उनको A1+ रेटिंग दे रखा है। तो अगर रेटिंग्स को देखें तो इनको अच्छे रेटिंग्स मिले हैं बहुत, जो कि इस बैंक के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग आपके साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूंगा, जिससे आपको इस कंपनी के बारे में और अच्छी जानकारी होगी ताकि आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते। तो जो पहला प्रो है वो ये है कि जैसा इन्होंने कहा था बैंक्स के मर्जर से पहले कि ये जो अपना लोन है रिटेल लोन उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेंगे, वो इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। 2018 में इनके जो रिटेल लोन्स थे वो अराउंड 36,236 करोड़ थे, जिन्हें इन्होंने जून 20 तक 56,043 करोड़ तक इंक्रीज किया है। ईयर ऑन ईयर इन्होंने 26% का ग्रोथ दिखाया है। तो इनका जो दूसरा प्रो मुझे लगता है वो ये है कि जैसा इन्होंने मर्जर से पहले मेंशन किया था कि जो इनके कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो उन्हें डिक्रीज करेंगे और उन्होंने वो किया। दिसंबर 2018 में इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स थे
वो 56,809 करोड़ थे, जो कि जून 20 तक 37,928 करोड़ हो गए। तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने 28% का डिक्रीज किया है अपने कॉर्पोरेट लोन्स। जो तीसरा प्रो मुझे लगता है एंड शो करता है कि ये बैंक कितना स्ट्रांगली एंड कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, वो है इसका कासा रेशियो। दिसंबर 2018 में इनका कासा रेशियो था 8.68, जिसे इन्होंने जून 20 तक 33.74% तक इंक्रीज किया था। ये बहुत बड़ी बात है। एंड करेंटली इनका जो कासा रेशियो है वो है 40.37%। किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि बैंक में कितने अकाउंट्स खुल रहे हैं एंड ऑल्सो ये जितना ज्यादा रहता है बैंक्स के लिए उतना अच्छा रहता है। तो इस बैंक का जो अगला प्रो मुझे लगता है वो है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं 2019 के Q2 में इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो 1.56% था एंड FY ईयर 21 Q1 तक इन्होंने अपना जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.53% तक इंक्रीज किया है। इनके मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है बैंक्स के लिए, बिकॉज ये इनडायरेक्टली बताता है कि बैंक्स कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो जो अगला प्रो है एंड जो सबसे अच्छा प्रो मुझे इस कंपनी के बारे में लगता है, उसका कारण ये है कि जब भी हम देखते हैं कोई भी बैंक रिटेल सेक्टर्स को लोन देता है तो उनके NPAs इंक्रीज होते हैं। बहुत चांसेस होते हैं कि वो डिफॉल्ट करें, बट इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि इनके जो रिटेल लोन्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं एंड इस बैंक को हेल्प कर रहे हैं कि वो रिटेल सेक्टर में और ज्यादा अच्छा करें। तो हम देख सकते हैं कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं इस बैंक में लोन के लिए तो 38 लोगों को ही लोन मिलता है। ये स्ट्रिक्टली चेक करते हैं सारी चीजें अलग अलग पैरामीटर्स पे कि क्या ये लोन हमें रीपे कर पाएंगे या नहीं, और सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही उनको जो लोन अमाउंट है वो डिस्पर्स किया जाता है। तो ये किसी भी बैंक्स के लिए अच्छा रहता है एंड ये लोग इतना अच्छी तरीके से इन्हें वेरीफाई करके चेक कर रहे हैं। इसी की वजह से इनके जो NPAs हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो अब इस कंपनी के कुछ कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ा कॉन मुझे इस कंपनी के बारे में लगता है वो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा लो है। वो अराउंड -17.10 पे है। ये बैंक के लिए अच्छा नहीं है एंड बैंक भी कोशिश कर रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने अपने जो लास्ट क्वार्टर का डॉक्यूमेंट रिलीज किया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो आने वाले क्वार्टर्स में अपने ROE को इंक्रीज करेंगे। जो दूसरा कॉन मुझे लगता है वो है इसका रिटर्न ऑन एसेट। तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी नेगेटिव में है। वो भी एक चिंता वाला विषय है इस बैंक के रिगार्डिंग। एंड जो तीसरा कॉन मुझे लगता है वो है इनका PE रेशियो। इनका PE रेशियो <0 है एंड वो भी इस कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी ने इन सारे कॉन्स को अपने पिछले रिपोर्ट में एड्रेस किया था और उन्होंने कहा था कि वो आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूव करते रहेंगे। तो अब मैं आप सभी के साथ मेरा ओपिनियन शेयर करूंगा इस बैंक के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कि बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉन्स्टेंटली। जब से ये बैंक बना है तब से जो इन्होंने कहा था, चाहे वो लोन्स के रिगार्डिंग हो, रिटेल लोन्स को इंक्रीज करना हो या कॉर्पोरेट लोन्स को डिक्रीज करना हो, ये सारी चीजें कर रहे हैं। इनके प्रॉफिट्स पिछले 3 क्वार्टर्स से पॉजिटिव में आए हैं। इनके जो कासा रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनके जो ROE, ROA एंड PE रेशियोज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं एंड मुझे सिर्फ उसी के बारे में कंसर्न है क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा केपेबल है एंड मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा ये काम कर रहे हैं अगर ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ये बैंक और ज्यादा बड़ा बनता रहेगा। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो है इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट एंड PE रेशियोज वो अभी भी नेगेटिव्स में हैं। तो हम इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं हमें उसके बारे में सारी चीजें देखनी होती है और अगर वो हमें लगे 100% सही है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें। ये मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा। इस बैंक में करेंटली सब कुछ अच्छा है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे प्रॉफिट्स हो या बाकी
जितनी भी चीजें हों, बट कुछ चीजें हैं जो इनमें अभी मुझे अच्छी नहीं लग रही। जैसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया ROE, ROA एंड इनका PE रेशियो। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के करेंटली कोई भी स्टॉक्स नहीं है। ये जरूर मेरी वॉच लिस्ट में था कंटिन्यूअसली एंड मैंने तब इन्हें सोचा भी था कि खरीदूंगा, बट जिस प्राइस रेंज में मुझे ये कंपनी चाहिए थी बिलो 30 रुपीज, मैं उस टाइम पे इसे परचेज नहीं कर पाया। लेकिन ये मेरे वॉच लिस्ट में कंटिन्यूअसली है एंड जैसे ही इसके नंबर्स और इम्प्रूव होंगे या मुझे लगेगा कि ये बैंक आगे जाके और ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसके मैनेजमेंट के कंटिन्यूअसली अच्छे डिसीजंस रहेंगे और जितने भी इनके कॉन्स हैं वो जब इनके प्रोज बन जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट जरूर करूंगा। मैं अभी वेट कर रहा हूँ इसके अगले 2 या 3 क्वार्टर्स तक कि कब इसके जो नंबर्स है वो बाहर आए और वो पिछले नंबर्स से भी ज्यादा अच्छे हों, ताकि मैं इनमें इन्वेस्ट कर सकूं। क्योंकि ये बैंक बहुत स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनको टॉप बैंकों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि क्या ये IDFC फर्स्ट बैंक एक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें IDFC फर्स्ट बैंक को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना चाहिए एंड अगर ये कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होता जाता है तो डेफिनेटली ये आगे जाके एक मल्टी बैगर बन सकता है। बट इस बैंक को बने अभी कुछ ही टाइम हुआ है एंड अभी से ये प्रेडिक्ट करना कि ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड शायद पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमें इस बैंक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड उसी के बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर हो सकता है या नहीं। तो ये बैंक मेरी वॉच लिस्ट में तो रहेगा और मैं इसे कंटिन्यूअसली वॉच करता रहूंगा एंड जब मुझे ये एकदम अच्छे प्राइस पे मिलेगा मैं इसमें तभी परचेज करूंगा। बिकॉज अगर आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये रहता है कि आप उसको एक अच्छे प्राइस पे खरीदें ताकि वो आपके लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके लॉन्ग टर्म में। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि ये बैंक एक मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा और इस बैंक के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ताकि उन्हें पढ़ के मैं भी अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव कर सकूं। एंड वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और मैं बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।